एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है विक्रमादित्य एकेडमी ऑफ लॉ के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा सेशन बेस्ड है इंटरनेशनल रिलेशन टू चाइना से। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडो चाइना डिफेंस मिनिस्टीरियल मीट के बारे में। बेसिकली हम आपके एग्जाम पर्पज से ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं, तो अगर आप इन सेशंस को देखना चाहते हैं रेगुलरली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ साथ अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको जान लेने की रिक्वायरमेंट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये एक टाइप का बड़ा ज्योग्राफिक एक्सपेंशन वाला ग्रुप है जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर की कंट्रीज को कवर करता है। और इसमें भी अगर बात करें तो ये बेसिकली यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं जो यूरोप और एशिया पे बेस्ड हो। ठीक है, तो यूरोप और एशिया पे बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है। ये एक टाइप का परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके कुछ मेंबर्स होंगे और एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके 8 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो बेसिकली इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया तो देखिए यहाँ भी बड़ी एक डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलेगी। रशिया की तरफ से इंडिया को ज्वाइन करवाया गया था 2017 में, लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे ज्वाइन करता है तो इस पूरे रीजन के अंदर बोला जा सकता है कि इंडिया का दबदबा बनेगा और ऐसे में चाइना इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चाइना ने उसी टाइम पीरियड में अपनी तरफ से सजेस्ट करते हुए पाकिस्तान को भी यहाँ पे इसका मेंबर बनाया ताकि इस रीजन के अंदर जो है एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके, यानी कि इंडिया को काउंटर अटैक करने के लिए पाकिस्तान को भी यहाँ पे खड़ा करने की जो नीति है वो चाइना की बहुत पहले से रहती आई है। अब बेसिकली इसके 4 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर नेशंस हैं उनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, तो ये रहा ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये 4 एज ए ऑब्जर्वर नेशन के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इसके वर्क के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्लेस जो है परमानेंट बॉडी के रूप में काम करते हैं। पहला तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्रेटरीट है और ये सेक्रेटरीट बीजिंग के अंदर अवेलेबल है जो कि चाइना में है। दूसरी चीज यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो कि रीजनल स्पेसिफिक वर्क करती है एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि एंटी टेररिस्ट वर्क के लिए जो काम करता है वो सेंटर इनका अवेलेबल है तजाकिस्तान, ताशकंद के अंदर, सॉरी उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान का एक प्लेस है ताशकंद, वहां पे आप लोगों को पता हो ताशकंद के अंदर हमारे एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये वही प्लेस है जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की डेथ भी हुई थी आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो उज्बेकिस्तान का ताशकंद आपको पता होना चाहिए और चाइना का बीजिंग आपको पता होना चाहिए। ये दोनों एक ऐसे सेंटर के रूप में काम करते हैं जहां पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेन सभी डील्स जो है वो किए जाते हैं। अब बेसिकली ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के काउंटर बैलेंस के लिए काम करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को नाटो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन पता होगा जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो यहाँ पे 2 चीजों को काउंटर बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, नाटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और सेम एज जब रशिया की तरफ से इंडिया को इसका मेंबर बनाया गया तो उसके काउंटर बैलेंस के लिए जो है चाइना वो क्या करता है पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाने का
वर्क कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप की डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ऑलवेज आपको चाइना की तरफ से देखने को मिलेगी, और रशिया की तरफ से भी इंडिया को अगर इसका मेंबर बनाया गया तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जो रशिया है वो इस चाइना को घेरने के लिए एक अपना ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे, इंडिया का रशिया के साथ बहुत पुराना डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जहां पे हम लोग बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड थिंग्स जो है वो परचेज करते हैं इनसे, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं रशिया ये भी चाहता है कि चाइना जो है, चूंकि मंगोलिया के ऊपर अटैक करता ही रहता है, उसके बाद चाइना के लिए जो है रशिया में पहुंचना या इन्वेड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसे में रशिया काउंटर बैलेंस करना चाहता है चाइना को, इसलिए इंडिया को ऐड करता है इस ग्रुप में, जबकि चाइना जो है वो इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को इस ग्रुप में ऐड कर देता है। तो डिप्लोमेसी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया ने जब संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस मीटिंग में पहुंचा तो यहाँ पे किस टाइप की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंडिया का ऑलवेज एक ही स्टैंड होता है कि हम लोग ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बढ़ाएंगे, जिससे कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंस मेजर लिए जा सकेंगे ताकि इंटरनेशनल लॉ को इजीली फॉलो किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर रीजन बनाया जा सके, और हर बार इंडिया की तरफ से जो है टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह को रोकने से रिलेटेड बात की जाती है। यहाँ पे रीजनल एरिया के ऊपर अगर बात करें तो इंडिया ने जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो जताए हैं अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि रिसेंटली आप लोग जानते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान से जो है यूएसए की जो आर्मी है वो हटाई जा रही है, और बेसिकली ये जो है डब्ल्यूटीओ के ऊपर जब अटैक हुआ था उस टाइम पीरियड से यहाँ पे जो है 9/11 के एक्टिविटी के बाद जो है वहां पे फोर्सेस को यूएसए ने डिप्लॉय किया था। तो बेसिकली अब अगर वहां से यूएसए की ये फोर्सेस कम होती है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वापस से बढ़नी स्टार्ट हो जाए। तो एक प्रॉब्लम तो ये देखने को मिलती है जिसका कंसर्न इंडिया ने यहाँ पे उठाया है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स वगैरह है वो बहुत पहले से होती आई है। गल्फ रीजन या गल्फ कंट्रीज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ भी इंडिया एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सॉवरेनिटी की बात करता है ताकि यहाँ पे भी शांति बनाई जा सके। टेररिज्म से रिलेटेड बात इंडिया हमेशा हर टाइप के मीटिंग या ऑर्गेनाइजेशन में कहता ही रहता है कि हमें ऐसे वर्क करने हैं जिससे टेररिज्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इन चीजों को रोका जा सके। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो पर्टिकुलर मीटिंग इंडिया ने की चाइना के साथ, उससे क्या पॉइंट या क्या सिग्निफिकेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक पहली हाई लेवल पॉलिटिकल फेस टू फेस मीटिंग है जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर रिलेटेड क्लैशेस एलएसी पे, ईस्टर्न लद्दाख पे या गलवान वैली पे देखने को मिले। तो उसके बाद एक पहला फेस टू फेस मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी चीज, ये सभी फ्रिक्शनल पॉइंट्स पे जिन चीजों पे क्लैशेस हो रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने और वापस उसे नॉर्मलाइज करने के लिए बात करता है, तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे प्रेप12 के एक सेशन अपलोड कर ही चुका हूं मैं, फिर भी यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स को बता देता हूं। जैसे कि इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनके बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है पैंगोंग सो लेक के पास गलवान वैली में, ठीक है। इसी के साथ साथ डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी जो कि ईस्टर्न लद्दाख का रीजन है वहां पे भी आपको कई बार क्लैशेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो पैंगोंग सो लेक था वहां पे जो लैंड है उसको लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेक है वो अपने आप में रिसोर्स से भरा हुआ है। तो ऐसे में कोई भी कंट्री ये चाहेगा कि इसे एक्वायर किया जाए, ठीक है। अब बेसिकली अगर बात करें तो पैंगोंग सो को एक फिंगर एरिया के रूप में जो है लैमलाइट किया जाता है, और ये जो फिंगर एरिया है इसके बारे में आप कई बार पढ़ेंगे कि इस जगह से आर्मीज को 1 by 1 बैक लेने की, जो हम अगले टॉपिक के रूप में आगे पढ़ेंगे कि जो 5 पॉइंट रखे गए थे डी एस्केलेशन से रिलेटेड, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि इन एरियाज तक अपनी आर्मी को जो है स्टैब्लिश करने की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिरजाप रेंज है
नॉर्दर्न बैंक ऑफ द पैंगोंग सो लेक, उस एरिया के आसपास का रीजन जो है फिंगर एरिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लद्दाख के गलवान वैली के अंदर जो है स्टैंड ऑफ देखने को मिले और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इंडिया जो है एक स्ट्रैटेजिक वे में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी के बीच में, जिससे इंडिया जो है गलवान वैली के बहुत पास पहुंच जाता है और उसी से इंडिया क्या कर रहा है, चाइना के पास पहुंच जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर इस टाइप की एक्टिविटी देखने को मिलती है, इल्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है या कोई भी स्टैंड ऑफ होता है, तो ऐसे में इंडिया वहां पे जो है काउंटर अटैक कर पाएगा इजीली। और उसी के पास इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप भी डेवलप कर लिया है, जिससे हमारे जो राफेल जेट वगैरह हैं वो इजीली पहुंच सकेंगे। आपने अगर न्यूज चैनल्स में इस इवेंट को कवर किया तो आप लोगों को ये चीजें बड़ी आसानी से देखने को मिली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो चाइना हमेशा से ही, अब देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ऑलवेज यही देखने को मिलता है कि अगर कोई भी कंट्री है, ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर के आसपास में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो दूसरी कंट्री के लिए थ्रेट ऑलवेज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दौलत श्योक बेल्ट ओल्डी जो रोड है उस जगह पे जब इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है तो चाइना ऑलवेज उसका अपोजिशन करेगा। सेम एज वे में जब भूटान के आसपास में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास में चाइना की तरफ से रेलवे वगैरह डेवलप किया जा रहा है तो वहां पे इंडिया इसका अपोजिशन ऑलवेज करने वाला है। ठीक है, इसमें कोई नया फैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक टाइप का डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और ये ऑलवेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर ये चीजें बहुत शांति प्रिय तरीके से होती है, दोनों कंट्रीज में एक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोनों ही कंट्री अपने आप में सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में इन दोनों के बीच में जो क्लैशेस हैं वो अपने आप में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में इस टाइप के क्लैशेस होना एक नॉर्मल थिंग के रूप में भी आप जान सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके इन डाउट्स या क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी ऐसे सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अवेलेबल करवाते हैं और इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।